पश्चिम बंगाल में 44 सीटों पर मतदान चल रहा है और सुबह 11 बजे का अपडेट यह है कि 33% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है। अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, इन्हीं सभी सीटों पर मतदान है। चौथे चरण का रण है, आप ये कह सकते हैं, ये मिड पॉइंट है। 8 चरणों का चुनाव है, आज 4 चरण के चुनाव पूरे होंगे। हुगली की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये जो पूरे चौथे चरण की सीट्स हैं, ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है और आज ही खबर ये चल रही है कि प्रशांत किशोर ने माना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है बंगाल के लोगों को। कहां वोटिंग हो रही है ये आप जान लीजिए। हुगली में 10 सीटों पर, हावड़ा की 9 सीटों पर, कूच बिहार जहां से हिंसा की भी खबर आई है 9 सीटों पर, दक्षिण 24 परगना यहां 11 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अलीपुरद्वार जहां 5 सीटों पर मतदान। और ये हमने पिछले 3 चरणों में ट्रेंड देखा है। 11 से 12 बजे तक बहुत सुस्त रफ्तार रहती है। कह सकते हैं कि 11 बजे से पहले कम लोग घर से निकलते हैं, लेकिन फिर हो सकता है महिलाएं घर का कामकाज निपटाकर फिर वोट डालने के लिए निकलती हों और 11 से 12 बजे के बाद रफ्तार बहुत तेजी से देखने को मिलती है। मतदान की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा लोग घर से निकलते हैं, लेकिन इन 44 सीटों पर मतदान के बीच हिंसा की खबर एक बार फिर से आई है और एक जगह से तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर है। सेक्स रेशियो भी बड़ा दिलचस्प है रचना इस चौथे चरण का। अगर आप इसकी बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या कई विधानसभाओं में पुरुषों से ज्यादा है, इसीलिए ममता बनर्जी को यहां वोट खूब मिलता था और ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा, नतीजे सबसे तेज 2 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। आपको हम फिलहाल वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। सुबह 11 बजे तक 33% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है घरों से निकलकर। चौथे चरण का मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे तक 33 से 34% लोग निकले हैं घर से, अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसको अपडेट कीजिए। बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है, हिंसा की भी खबर। लेकिन जैसे कि महिलाओं का जिक्र रजत ने किया, महिलाएं बढ़ चढ़कर पश्चिम बंगाल में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचती हैं। आज भी कतारों में खड़ी हुई नजर आई। लेकिन अगर कोई महिला कह रही है शांति चाहिए, अगर कोई महिला कह रही है बच्चों को नौकरी चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, और अगर कोई महिला कह रही है कि हमें शांति चाहिए और महंगाई से छुटकारा चाहिए, तो ये इशारा करता है कि कहीं बदलाव की बयार तो नहीं बह रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है और हमारे साथ नीरज राय टीएमसी की तरफ से हैं, यासिर साहब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। इस बीच विवेक श्रीवास्तव सीपीआई लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं और यूसुफ अंसारी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइएगा, चूंकि 4 चरण हमने देख लिए, हिंसा का दौर चल ही रहा है बिना थमे हुए। इस बार तो ज्यादा हिंसा की खबर है, फायरिंग तक की गई, लोगों को डराने धमकाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर। पश्चिम बंगाल के लोग जब कतारों में खड़े हुए कह रहे हैं शांति चाहिए, तो ये इशारा किस तरफ है? कभी इस रक्त चरित्र से आजादी मिलेगी पश्चिम बंगाल को? देखिए, अभी क्या हो रहा है, ये तृणमूल वर्सेस तृणमूल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो तृणमूल कांग्रेस में से टूटा हुआ है। प्रशांत किशोर का ऑडियो सुना है? आप सुनिए मेरी बात। उस ऑडियो को तो इन्होंने सेलेक्टिवली कोट करा है। मैं ममता बनर्जी के खिलाफ हूं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव कोट करके अमित मालवीय की आदत है तिल का ताड़ बनाना, तो वो तो एक अलग चीज है कि भाई हम आ रहे हैं और मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अरे साहब, मोदी साहब 2014 में जीते थे, प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे तो अलग मुद्दे हैं ना। ये असेंबली इलेक्शंस हैं, ये कोई लोकसभा के इलेक्शन नहीं है। बार बार ये पिछले 2019 में लोकसभा के इलेक्शन को कोट करना शुरू कर देंगे, तो सिलेक्टिव कोटिंग से और उसको ऑडियो टेप को मीडिया में फैलाने से कोई फायदा होने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, आपने कहा कि सिलेक्टिव है, इससे फायदा बीजेपी को नहीं हो, ठीक है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी साहब भी हैं। यूसुफ भाई, आपने एक लंबे समय आपने दिया है पत्रकारिता में और खासतौर से दिल्ली बेस्ड में आप सभी नेताओं से मिलते थे, इंटरव्यूज करते थे। इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? ये जो ऑडियो आया है, भले ही आप इसको सिलेक्टिव माने या ना माने, खंडन करें, इस ऑडियो का आज के चुनाव पे और आने वाले 4 फेजेस के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा और टीएमसी ममता को सीधा सीधा नुकसान है परसेप्शन बैटल में? यूसुफ भाई, देखिए, परसेप्शन के एतबार से अगर देखें तो इस ऑडियो टेप का बीजेपी को फायदा हो रहा है। तमाम टीवी चैनल चला रहे हैं और बीजेपी की तरफ से तमाम नेता इसके ऊपर बोल रहे हैं। प्री प्लान्ड मुझे लगता है यह है कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि भाई प्रशांत किशोर ने मोदी की तारीफ की और ये दावा कर दिया कि साहब वो कई चैनलों ने चलाया कि बीजेपी की जीत का डिक्लेरेशन किया है प्रशांत किशोर ने, ऐसा तो नहीं है उस ऑडियो टेप में।
और जो प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वो बहुत ऑब्जेक्टिवली बातें कही है, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो कहीं समझा रहे हैं किसी क्लब में बैठ करके ये सिचुएशन है, वो रियल एनालिसिस दे रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं उसको देखता हूँ, वो बीच का हिस्सा है, और अगर प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है जब ये पूरा टेप जारी किया जाए तो पूरा टेप जारी कर देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये बात तो सच है कि मोदी एक कल्ट बन चुके हैं और उनके कट्टर समर्थक है पूरे देश में, खासकर हिंदी भाषा में। लेकिन सवाल यह है कि आज जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मोदी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, ये तय है। अगर बीजेपी डिक्लेयर करे कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हो सकता है बीजेपी को 200 नहीं 250 सीटें मिल जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, हम ये देख रहे हैं चुनावी दौर में बहुत ही सिलेक्टिवली दिन तय हो जाते हैं, कब कौन सा ऑडियो जारी करना है, कब कौन सा आरोप लगाना है, कब कौन सी नई कहानी गढ़नी है। ठीक है यासिर जी एक सेकंड, यासिर जी एक सेकंड, उस ऑडियो, यूसुफ सर आपने उस ऑडियो का जिक्र किया, एक सेकंड शांत हो जाइए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह कि कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई है। एक और हिंसा की खबर और 4 लोगों की मौत की खबर है। हिंसा चौथे चरण में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, 4 लोगों की मौत की खबर, और टीएमसी का आरोप है सुरक्षा बलों ने गोली चलाई है। चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से इसकी रिपोर्ट भी मांग ली है। इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। जी हां, हिंसा का दौर नहीं रुक रहा है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 33% वोटिंग हुई है। प्रशांत किशोर का ऑडियो है और हिंसा की जो खबरें हैं लगातार हर आधी घंटे 1 घंटे में अपडेट होती है। कहां हिंसा हुई, कितने लोगों की मौत हुई। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाती है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ नीरज राय साहब जुड़े हैं टीएमसी से। नीरज जी, आपने पिछली बार ये बात कही थी कि भाई सेंटर फोर्सेस है, सब कुछ है, लेकिन आरोप टीएमसी पर ही घूम फिर के लगता है कि जितनी बदमाशी हो रही है, हिंसा हो रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीएमसी वाले हैं। अच्छा ये बताइए, 7 सालों से आज तक कुछ काम न करने वाली केंद्र सरकार आरोप सिर्फ विपक्ष पे ही लगाती रही है। देश की संपत्तियों को बेचने के बावजूद भी इनका आरोप दूसरे पे ही लगता है। तो ये तो आरोप वीर है ही, बयान वीर है, आरोप वीर है, इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। और ये जा रहे हैं बंगाल में। भाई चुनाव आयोग अगर विफल हो रहा है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें, वहां पर जमीन तलाश ये रहे हैं और दिक्कत हमको दिखा रहे हैं। तो इनका तो चाल चरित्र चेहरा है, शुरू से ही रहा है, नया थोड़े है। नीरज जी एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है, कंट्रोल किसका है? अगर हिंसा फैल रही है, जिम्मेदारी किसकी है? इस समय चुनाव आयोग के कंट्रोल में चुनाव हो रहा है। नहीं तो ममता बनर्जी तो कहती है कि विश्वास ही नहीं है, ममता बनर्जी तो कहती है विश्वास ही नहीं है फोर्स पर। 700 कंपनियां जो गई हैं चुनाव आयोग के निर्देश पे काम करने गई हैं। ममता बनर्जी सहूलियत के हिसाब से बयान देती है। कभी कहती हैं कि केंद्रीय एजेंसियों पर, केंद्रीय सुरक्षा पर मुझे भरोसा है, कभी वो कहती है नहीं भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी अभी तो टीएमसी के कंधों पर है ना, अभी तो ममता बनर्जी के जिम्मे है ना। नहीं, या कैसे आप गलत अफवाह फैला रही हैं? सुरक्षा की वहां की जितने भी चुनाव के दौरान जो भी प्रक्रिया निभाई जाती है वो चुनाव आयोग के निर्देश पे जाती है। वहां पे बंगाल की सरकार में ममता जी के निर्देश पे थोड़े कोई चीज पालन किया जाएगा वहां पे। ठीक है राय साहब, आपने बता दिया कि ये जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस की, ठीक है, मान लिया। वापस पैनल की तरफ आते हैं। यूसुफ भाई, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर हम जिलानी साहब के पास चलते हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। जय साहब, ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई जो वोट है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी अमित शाह के नाम पर, बीजेपी के नाम पर मांग रहे हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर का कोई चेहरा आपने आगे नहीं रखा है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, आगे भी बनेगी, वो चेहरा सामने है। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छे चुनाव में आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा लैक कर रहे हैं बंगाल के अंदर? अगर ये होता तो शायद और अच्छा चुनाव होता बीजेपी का। देखिए, मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि यूसुफ भाई बहुत सीनियर पत्रकार रहे हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और हमारा तमाम जो संगठन के लोग हैं वो प्रचार करने जाते हैं। उनका कर्तव्य और दायित्व बनता है। मुझे लगता था कि जरा सा वो जो ऑडियो आई है उस पर अगर यूसुफ भाई ध्यान देते, जिसमें प्रशांत किशोर कहते हैं कि मथुआ समाज किधर जा रहा है, SC/ST समाज किधर जा रहा है, मुस्लिम समाज किधर जा रहा है, हिंदू समाज, अगर उसमें अगर वो किसी तरह की टिप्पणी करते तो मुझे लगता है कि वो जितनी उनकी पत्रकारिता शानदार तरीके से अब तक रही है उसके साथ इंसाफ करते। उन्होंने तो उस बात में जो ऑडियो प्रशांत किशोर की सामने आई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम
समाज, तमाम बंगाल इस वक्त मोदी जी के साथ खड़ा है और ममता बनर्जी एक तरीके से बैटल को हार चुकी है। तो आप अगर इस पे टिप्पणी करते तो पत्रकारिता से भी इंसाफ होती, आपके जो सामाजिक का आप अपनी जिंदगी में जो टिप्पणियां करते हैं उससे भी इंसाफ करते। देखिए, मैं आपको अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से रक्त रंजित बंगाल की राजनीति रही है और सेलेक्टिव किलिंग कल्चर कैसे सामने आया। जिलानी साहब एक मिनट रोकेंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है कोविड से रिलेटेड, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 100 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। बीच चौक के पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहीं पर कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, बड़ा अस्पताल है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में। 100 डॉक्टर यहां पर कोरोना पॉजिटिव हो गए। इमरजेंसी सेवा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कह सकते हैं कि बयान जारी किया है, लेकिन ओपीडी बंद होगी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी संजय गांधी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल और कॉलेज लखनऊ का और शायद उत्तर प्रदेश का, और वहां पर 100 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, और अब सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि देश भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं, और सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 24 घंटे में 1,45,000 को यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अपडेट के साथ लौट रहे हैं, चुनाव पर नजर बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।